तो वहीं भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में बॉर्डर पर सेना की उपस्थिति भी बढ़ गई। इस बीच चीन लगातार दगाबाजी कर रहा है और हर रोज एक नई चाल के साथ सामने आ रहा है। दरअसल चीन के साथ पहले ही पैंगोंग लेक के पास विवाद है। इस बीच चीन ने ईस्टर्न लद्दाख में ही एक और मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि ईस्टर्न लद्दाख के पूर्वी दौलत बेग ओल्डी में चीन लामबंदी कर रहा है। इसी कड़ी में डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान और चाइना के बीच में कोर कमांडर लेवल के बातचीत के बावजूद चाइना बजाय डीएस्केलेशन के वास्तव में अपने ट्रुप्स को और बड़े पैमाने पर उसने जमा कर दिया है और तमाम फ्रिक्शन पॉइंट्स पर दौलत बेग ओल्डी, हॉट स्प्रिंग, गलवान वैली, पेगोंगसो लेक, दमचौक और उसके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कई और जगहों पर भी उसने बहुत बड़ा जमावड़ा कर दिया है। आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी खासकर स्पेक्ट्रल इमेजरी दुनिया को साफ तौर पर दर्शाती है कि चाइना वास्तव में कहता कुछ है और करता कुछ है। वो डिसीट में, धोखेबाजी में बिलीव करता है, स्लाइसी में बिलीव करता है, कंसीलमेंट में बिलीव करता है और हिंदुस्तान को बड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से हमारी सरकार या हमारी फौज उसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमने उसको ट्रस्ट किया तो हम बैक स्टेप हो जाएंगे। कल राम माधव ने साफ तौर पे कहा है कि हिंदुस्तान जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलावा उसकी निगाह कुछ और इलाकों पर भी है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो साफ तौर पे वही दोहरा रहा है जो पार्लियामेंट में अमित शाह ने कहा, एक्साइज चेन को हम लेकर वापस रहेंगे। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान की टेरिटरी आज चाइना के इलीगल ऑक्यूपेशन में है और हिंदुस्तान चाहता है कि हम आने वाले समय में उसको चाइना से छुड़वा लें, उसको भी और सक्षम वैली को भी। तो वहीं पूरे देश में तेल की कीमतों पर हाहाकार मच गया। किसी ने केंद्र सरकार तो किसी ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि तेल की कीमतों को कम किया जाए। इसी को लेकर दिल्ली में स्थानीय लोगों ने आम आदमी सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इसे पेट्रोल एंड डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकेश मुंजाल की अध्यक्षता में किया गया। रैली में केजरीवाल सरकार से मांग की गई कि जब कच्चे तेल की कीमत कम है तो लोगों के लिए तेल की कीमत ज़्यादा क्यों। विरोध स्वरूप बैलगाड़ी से ऑडी कार को खींचा गया। गौरतलब है कि बीते दिनों केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया, जिसके बाद तेल की कीमतों में इजाफा हुआ और डीजल के दाम तो पेट्रोल से भी ज़्यादा हो गए। तो वहीं देश में पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर तेल की कीमतें चर्चा और राजनीति के केंद्र में आ गई। देश में लगातार 20 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई और भारतीय इतिहास में पहली बार डीजल न सिर्फ 80 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचा बल्कि पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा हो गया। इसी के विरोध में गुरुवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव ने साइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। 25 जून को भी देश में तेल कीमतों में उछाल देखा गया। इसके साथ ही दिल्ली में पहली बार डीजल 80 रुपये के पार पहुंच गया। यह लगातार 20वां दिन था जब कीमत बढ़ी। ऐसे में विपक्षी दलों ने भी इसके खिलाफ सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने राजधानी पटना में मास्क पहनकर साइकिल रैली निकाली और बढ़ते दाम का विरोध किया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप ने इस विरोध रैली का नेतृत्व किया। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी थे। किसान का पहचान है। किसान तबाह हो रहा है। डीजल की कीमतें का इजाफा जो हो रहा है, इससे परेशानी हो रही है लोगों को। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। ये कहे थे कि महंगाई को खत्म करेंगे, लेकिन ये महंगाई की बात जनता के बर्दाश्त के बाहर। कोरोना वायरस के कहर के बीच लोगों की जेब भी ढीली होती दिख रही है। दरअसल लगातार 19वें दिन देश में पेट्रोल डीजल के भाव में इजाफा हुआ। तो वहीं 25 जून 2020 को देश में डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इस कड़ी में अब पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आए ग्राहकों ने प्रतिक्रिया दी। सैलरीड है हम लोग, तो हम लोग का जो बजट रहता है, इस बजट तो बिल्कुल डिसबैलेंस हो जा रहा है एकदम बिल्कुल। तो गवर्नमेंट की वजह से सोचना चाहिए गवर्नमेंट को इस बारे में कि हम लोगों के ऊपर मतलब एक तो इतना कोरोना महामारी के चलते सब किसी दाम इतना बढ़ गया है, ऊपर से पेट्रोल का दाम भी अगर बढ़ जाएगा जो गवर्नमेंट के हाथ में है, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रहा है हमारे साथ। ओके कितने बढ़ रहा है? सॉरी
प्रेशर कितना बढ़ रहा है? प्रेशर तो बहुत बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है, 1 रुपये 2 रुपये करके बढ़ रहा है। और हमारा ऑफिस है 20 किलोमीटर दूर है, डेली भरना पड़ता है मेरे को तेल। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, मतलब पॉकेट के ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। कहीं ना कहीं कट करना पड़ेगा मेरे को, कोई एक्सपेंडिचर कट करना पड़ेगा मेरे को दूसरी जगह से। देखिए, नया कुछ बात नहीं है ये तो। अभी गवर्नमेंट इतना टैक्स लगाएगा तो तेल का दाम बढ़ेगा ही। अभी लॉकडाउन है, सब जगह सैलरी कट हो रहा है, किसी के पास काम नहीं है, बहुत सारे आदमी लोग जॉबलेस हो गए। अभी भी गवर्नमेंट नहीं सोच रहा है। एक टाइम आएगा जब लोग एक साथ होके मिलके कुछ करेंगे, तब गवर्नमेंट का शायद ध्यान आएगा। हम लोग को तो बहुत देखिए, मेरा ठीक है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, पर देश अमीर लोग से नहीं चलता है, देश गरीब से चलता है। ये बात जब गवर्नमेंट के दिमाग में नहीं रहेगा, तो गवर्नमेंट का तो अभी बुरा टाइम शुरू होने वाला है। फिर हम लोग अगर सफ़र करेंगे तो जो हम लोग के लिए सत्ता पे है वो लोग को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि गरीब लोग को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आम आदमी को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अभी लॉकडाउन इतना इकोनॉमिक बैकलॉग चल रहा है, इंडिया हर जगह से मार खा रहा है गरीब आदमी। अभी तो सब कुछ का दाम बढ़ जाएगा, अभी क्या करेंगे? बस यही बोलना है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में। इसका कुछ मतलब कि यह करना चाहिए, सरकार को इसके लिए कुछ सोचना चाहिए कि इसको एक ये टारगेट मतलब कि सीमा बड़ा घुमाया जाए या स्टॉप किया जाए। ऐसा रोज़ रोज़ तो बढ़ना ठीक नहीं है ना। अगर आम आदमी हम लोग अगर रोज़ अगर तेल बढ़ेगा तो हम लोग मतलब कि गाड़ी कैसे चलाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे ना। हम लोग तो सैलरी, जैसे कि हम लोग को सैलरी का ऊपर तो हम लोग सब कुछ है, अगर सैलरी भी इसका हिसाब से सैलरी भी बढ़ना चाहिए। तो हम लोग तो वो तो बढ़ नहीं रहा है। जैसे कि तेल बढ़ रहा है, हर महीने में तेल बढ़ रहा है, तो हम लोगों को तो हर महीने में सैलरी तो नहीं बढ़ता है। सैलरी के तो सैलरी के ऊपर हर चीज़ डिपेंड करता है। जैसे सैलरी के ऊपर ही हम लोगों को हर चीज़ डिपेंड। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां देश में डीजल की कीमतों में गुरुवार को लगातार 19वें दिन भी उछाल आया। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को डीजल के भाव में 14 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इससे दिल्ली में डीजल की कीमत 80 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर हो गई। वहीं देश में गुरुवार को पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ। दिल्ली में गुरुवार को पेट्रोल की कीमत 16 पैसे की बढ़त के साथ 79 रुपये 92 पैसे हो गई। इसी तरह डीजल दिल्ली में गुरुवार को भी पेट्रोल से महंगा बिका। देश के अन्य महानगरों में भी गुरुवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। इस कड़ी में जनता की प्रतिक्रिया सामने आई। It's really bad. मतलब no one is there to ask the government what is this going on. हर रोज पेट्रोल के उधर कम हो रहे हैं रेट से, हमारे यहाँ इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली में बढ़ते ही जा रहे हैं, और बिल्कुल पॉकेट पिंचिंग है ये। ऐसा कमरा कितना ज़्यादा ये लग रहा है, क्योंकि अभी गिवन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक, जहाँ पे हम लोग बस में नहीं ट्रेवल कर रहे, हाँ एग्जैक्टली, प्राइवेट व्हीकल्स। हाँ वही तो, क्योंकि कई पब्लिक व्हीकल है नहीं है, मेट्रो नहीं चल रही, और इसको नहीं तो हम ऑल्टरनेट कर सकते थे, एक दिन गाड़ी पे आ जाते, एक दिन मेट्रो यूज़ कर लेते। बहुत दिक्कतें आ रही हैं मैम। इतना मैं डेली का अप डाउन मेरा 120 किलोमीटर पड़ता है अप डाउन का, और डेली का 120 किलोमीटर का मतलब है कि मेरा पर डे कितना कॉस्ट जा रहा है। तो डेली का पेट्रोल डलवाता हूँ मैं 200-250 रुपये 300 रुपये। अब ये इतना बढ़ता है, पहले 72 रुपीज़ का आता था कुछ हफ्ते 2 वीक पहले ही, और अब 80 रुपीज़ पहुँचने वाला है पेट्रोल। तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं अब तक स्थिति में भी। जी 80 रुपीज़ पहुँच ही जाएगा, 79 है। 79 है। इस तरीके से बढ़ रहे हैं रेट, उस तरीके से तो लग ही रहा है कि बढ़ते ही जा रहा है। तो बहुत दिक्कतें आने वाली हैं इस तरीके से, तो बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। ओके मैम, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आ रही है, प्राइस रोज़ बढ़ रहा है, महंगा पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। अब हम यूपी से आए हैं, 200 रुपये का उधर से डलवाया, अब 300 का फिर डलवाओ, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है हमारा, दिक्कत ज़्यादा आ रही है। पर ये तो यूज़ कर रहे हैं, प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं आप लोग? जी नहीं, बाइक से ही है। बाइक से ही कर जी। और ये जो कोरोना के चलते हुए जो ये प्राइस बढ़ रहे हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कतें आ रही है क्या आपको? जी। तो वहीं आपातकाल की बरसी पर बीजेपी ने कांग्रेस पर चारों ओर से हमला किया। बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। शाह ने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र है लेकिन कांग्रेस में नहीं। सत्ता के लालच में एक परिवार ने देश में 45 साल पहले एक परिवार ने आपातकाल लगा दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सबकी आवाज़ दबा दी गई। नड्डा ने भी ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा, और अब इस कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बयान सामने आया। आज ही के दिन 45 वर्ष पूर्व भारत के लोकतंत्र संवैधानिक इतिहास के सर्वाधिक काले अध्याय आपातकाल की शुरुआत हुई थी।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने आज ट्वीट करके यह संकेत दिया और यह स्पष्ट किया है कि संविधान का यह काला अध्याय केवल एक परिवार की सत्ता को बचाए रखने के लिए किया गया था और वही परिवार भक्ति की प्रवृत्ति आज भी दिखाई पड़ रही है। और व्यक्ति केंद्रित परिवारवाद की सबसे दुर्दांत अभिव्यक्ति आपातकाल में यह थी जब इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया गया था, जो कहीं न कहीं हिटलर के जर्मनी में रुडोल्फ हेस द्वारा लगाए गए नारे हिटलर इज जर्मनी और जर्मनी इज हिटलर की प्रतिध्वनि होती थी। और यह नारा कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं दिया था। आपातकाल के समय तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने दिया था और आज तक किसी कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके लिए माफी नहीं मांगी है। तो आज भी उनकी मानसिकता यथावत दिखाई पड़ती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने भी कल यह बात संकेत की थी कि आज भी वही प्रवृत्ति जहां परिवार के प्रति भक्ति, राष्ट्र भक्ति और यथार्थ से ऊपर है दिखाई पड़ रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर चाहे उनके प्रवक्ता हों, चाहे उनके नेता हों अथवा सदन में नेता प्रतिपक्ष हों, सभी की आवाज को दबाकर केवल परिवार भक्ति का भीषण नाद चारों तरफ गुंजाया जा रहा है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज समय बदला, सत्ता बदली, समीकरण बदले, पर सोच नहीं बदली है। इसलिए आज उस सोच को याद करने की भी आवश्यकता है, समझने की भी आवश्यकता है, समुचित प्रत्युत्तर देने की भी आवश्यकता है। 25 जून के दिन 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया। इस दिन को काले दिन के रूप में भी मनाया जाता है। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल का ऐलान किया था। इस दिन को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमेशा हमलावर रही। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वालों को नमन किया और साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया जो मन की बात कार्यक्रम का हिस्सा है। इस वीडियो के साथ पीएम मोदी ने लिखा है कि आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत शत नमन। उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। दिन रात जब समय पर खाना खाते हैं तब भूख क्या होती है इसका पता नहीं होता है, वैसे ही सामान्य जीवन में लोकतंत्र के अधिकारों की क्या मजा है वो तो तब पता चलता है जब कोई लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेता है। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है। जिसका उसने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया था वो भी अगर छीन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था। और ये इसलिए नहीं था कि भारत के संविधान ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं जिसके कारण लोकतंत्र पनपा है। समाज व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की भी जरूरत होती है, कायदे कानून नियमों की भी आवश्यकता होती है, अधिकार और कर्तव्य की भी बात होती है। लेकिन भारत गर्व के साथ कह सकता है कि हमारे लिए कानून नियमों से परे लोकतंत्र हमारे संस्कार है, लोकतंत्र हमारी संस्कृति है, लोकतंत्र हमारी विरासत है। और उस विरासत को लेकर के हम पले बड़े लोग हैं और इसलिए उसकी कमी देशवासी महसूस करते हैं। और आपातकाल में हमने अनुभव किया था और इसीलिए देश अपने लिए नहीं, एक पूरा चुनाव अपने हित के लिए नहीं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आहूत कर चुका था। शायद दुनिया के किसी देश में वहां के जन जन ने लोकतंत्र के लिए अपने बाकी हकों की, अधिकारों की, आवश्यकताओं की परवाह न करते हुए सिर्फ लोकतंत्र के लिए मतदान किया हो। तो ऐसा एक चुनाव इस देश ने 77 में देखा था। तो वहीं आपातकाल के ऐलान की 45वीं बरसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। अमित शाह के वार पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने
भारतीय जनता पार्टी को खुद से सवाल करने की नसीहत दी। कांग्रेसी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार सिर्फ 2 लोगों की क्यों चलती है, बाकी लोगों को क्यों दरकिनार कर दिया गया। रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को अपने ट्वीट में लिखा कि देश की सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते बीजेपी को कुछ अपने आप से सवाल पूछने चाहिए। क्या हॉर्स ट्रेडिंग संस्थानों पर कब्जा और बड़े पैमाने की चूक ही आपकी विरासत है? गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि नेहरू और गांधी के प्रति आपकी घृणा क्यों है। सवाल उनसे भी होना चाहिए जिन्होंने अपने गुरु और साथी को जबरन रिटायर और अपमानित करके पदों पर कब्जा कर लिया। तो वहीं बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर राजस्थान सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कोरोनिल ने क्लिनिकली ट्रायल के बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। ऐसे में महाराष्ट्र में इस दवा की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। और क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। कि 2-3 दिन पहले पतंजलि के प्रमुख बाबा रामदेव इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अपनी कुछ दवाई के बारे में बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने कहा था कि उनकी जो पतंजलि की दवाई है ये कोरोना के खिलाफ में अच्छी तरीके से काम करती है, कोरोना इसके वजह से दुरुस्त हो सकता है, ऐसा उन्होंने बयान किया था। उसको केंद्र शासन के आयुष डिपार्टमेंट ने और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस ने ऑब्जेक्शन दिया। आयुष डिपार्टमेंट ने बताया कि इस प्रकार की कोई भी परमिशन केंद्र शासन के आयुष डिपार्टमेंट ने उनको दी नहीं है और जब तक केंद्र शासन की परमिशन नहीं मिलती इस प्रकार की वो एडवर्टाइजमेंट, गलत एडवर्टाइजमेंट या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वो नहीं कर सकते। और उस प्रकार की उन्होंने महाराष्ट्र में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देने की कोशिश की तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल महाराष्ट्र में किया। तो वहीं बाबा रामदेव के समर्थन में बीजेपी नेता सामने आने लगे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री पर पलटवार किया गया। बीजेपी विधायक राम कदम ने बाबा रामदेव जी ने पतंजलि की ओर से कोरोना के लिए दवा लाई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री कहते हैं कि बाबा रामदेव जी के पास NIMS का अप्रूवल नहीं है। उनकी जानकारी के लिए बता दें कि बाबा रामदेव जी के पास NIMS का अप्रूवल है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री कहते हैं कि वह दवा स्प्यूरियस है। अब किसी जांच पड़ताल के बगैर अगर इस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उसे स्प्यूरियस कहेंगे यानी बनावटी कहेंगे, ये कौन सा न्याय है? आपने कोई जांच नहीं की, कोई पड़ताल नहीं की। एक ऐसे व्यक्ति की दवा को जिस व्यक्ति ने योग, अध्यात्म और देशभक्ति के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है, त्यागी जीवन है, जो लोगों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की दवा को जांच पड़ताल के बगैर स्प्यूरियस बोलना, बनावटी बोलना, यह कहाँ का न्याय है? यह अशोभनीय। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग महाराष्ट्र सरकार के मंत्री न करें। बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। बने रहिए ANB न्यूज के साथ।